ईरान में 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। इस मुल्क ने अपना राष्ट्रपति खो दिया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए हैं और ये हादसा उत्तरी ईरान के अजरबैजान इलाके में हुआ। जहां पर यह हादसा हुआ वहां मौसम बहुत खराब बताया जाता है। वहां तक पहुंचने में बचाव कर्मियों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और धर्मगुरु अयातुल्ला अल हाशिम भी नहीं रहे। कुल 9 लोगों की मौत इसमें हुई है। ईरान के लिए ये वाकई एक मुश्किल घड़ी है, संकट की घड़ी है। यह हादसा एक ऐसे समय में हुआ है जब गाजा की जंग की वजह से पश्चिम एशिया बुरी तरह से अस्थिर है। इजराइल से अमेरिका तक ईरान को घेरने में लगे हैं। खुद ईरान के भीतर उदारवादी और कट्टरपंथी तत्वों के बीच टकराव जारी है। शायद इस अनिश्चितता का भी असर है कि इस हादसे में बाहरी और भीतर दोनों तरफ से साजिश की बात भी की जा रही है। हालांकि इजराइल ने साफ किया है कि उसका इस हादसे में कोई हाथ नहीं है। खुद ईरान की तरफ से भी कोई भी आधिकारिक बात ऐसी साजिश को लेकर नहीं कही गई है। रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के करीबी रहे। उन्हें कट्टरवादी माना जाता था। जून 2021 में वो उदारवादी हसन रूहानी की जगह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। वो धार्मिक स्कॉलर और वकील भी थे और धर्मगुरु अयातुल्ला खमेनी से एक क्रम नीचे माने जाते थे। 2022 में ईरान के अंदर हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसे लेकर उनकी सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई और इसे कुचला था। तो इस हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इससे ईरान में अनिश्चितता पैदा होगी? इससे सत्ता के लिए अंदरूनी टकराव भी खड़ा हो सकता है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका असर मध्य पूर्व पर भी देखा जाएगा। ईरान के सहयोगी या फिर प्रॉक्सी देशों जैसे कि लेबनान, सीरिया, यमन में मौजूद विद्रोही गुट इससे नया तनाव खड़ा कर सकते हैं। पहले से ही तनाव और टकराव से जूझ रहे क्षेत्र में रईसी जैसे अहम सियासी शख्सियत का न होना तेहरान के राजनीतिक और कूटनीतिक संतुलन पर क्या असर डाल सकता है? हालांकि ईरान की घरेलू राजनीति और विदेश नीति दोनों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का ही होता है। फिर भी राष्ट्रपति की मौत से कई संकट खड़े होंगे। संविधान के मुताबिक इब्राहिम रईसी की मौत के बाद सत्ता उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर के पास चली जाएगी। 50 दिनों के भीतर चुनाव फिर से कराने होंगे। तो राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान में हुई एक कैबिनेट की बैठक और इसमें राष्ट्रपति की कुर्सी पर काला कपड़ा बांध दिया गया था। जैसा हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ईरान में राष्ट्रपति की मौत के बाद में ये कैबिनेट बैठक हुई, जहां पर आप देख रहे हैं कि इब्राहिम रईसी की तस्वीर रखी है और उनकी कुर्सी पे एक काला कपड़ा बांधा गया है। तो ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख जताया है और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे लिखा है कि इस्लामिक गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जताया है और सोशल मीडिया पर लिखा कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री एच अमीर अब्दुल्लाहियन के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ। इस मौके पर मैं उनके साथ हुई मुलाकातों को याद कर रहा हूं। हाल ही में उनके साथ जनवरी 2024 में मेरी मुलाकात हुई थी। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। ईरान में खड़े हुए इस संकट पर और इस मुश्किल घड़ी के ऊपर और उस पर उसका जो असर आसपास के क्षेत्र पर हो सकता है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ सैयद आकिफ जैदी हैं जो रिसर्चर हैं और ईरान मामलों के जानकार हैं, और कमर आगा हैं जो रणनीतिक मामलों के जानकार हैं और ख़ास करके ईरान के जानकार हैं।
सैयद आकिफ जैदी, ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है? ईरान की तरफ से किसी तरह की कोई भी साजिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन कोई कुछ घरेलू साजिश, बाहरी साजिश, ये सब भी चर्चा है। लेकिन उन सब के अलावा भी एक मुश्किल वक्त, एक ऐसे समय में जब इस पूरे क्षेत्र में बहुत तनाव और टकराव है, और वैसे में रईसी की मौत ईरान के लिए कितना मुश्किल वक्त है ये? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ मुझे मौका दिया यहाँ से, ईरान से आपको यहाँ की पिक्चर प्रेजेंट करने का। यहाँ सुबह से ईरान में एक गम का और एक सोग का एक माहौल कायम है। जगह जगह यहाँ काली झंडियाँ और फरेरे लहरा रहे हैं, और जाहिर सी बात है हर किस्म के सेलिब्रेशन, जश्न वगैरह वो कैंसिल हो गए हैं। आज वैसे यहाँ पर एक अहम खुशी की तारीख भी है कि यहाँ पर जो मशहद में इमाम रज़ा का जो मशहूर जो यहाँ पर इमाम है, उनकी आज विलादत और बर्थडे की तारीख है। लेकिन वो जाहिर सी बात है वो चीज़ें फ़िलहाल सब बैकग्राउंड में चली गई हैं इस हादसे की वजह से। ये जो हादसा पेश आया, ये यकीनन एक बड़ा झटका और बड़ा शौक है ईरानी सोसाइटी के लिए। और लेकिन झटका और शौक दो किस्म के हो सकते हैं। एक, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी हमारे सामने जो झटका आता है वो एक स्पीड ब्रेकर की हैसियत रखता है, कि जिसके नतीजे में गाड़ी जो है थोड़े स्लो हो जाती है, लेकिन अपने सफ़र और अपने डायरेक्शन, अपनी जहत को बरकरार रखती है, बाकी रखती है, और इस समत में बढ़ती रहती है जहां उसे जाना है। और कभी कभी एक ऐसी रुकावट पेश आती है कि जिसके नतीजे में गाड़ी या तो रुक जाती है या उसे अपना रुख और डायरेक्शन बदलना होता है। तो यहाँ ईरान में जो जिस किस्म का पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है, और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस और इदारों की क़ुव्वत और ताकत पाई जाती है, वो किसी एक फ़र्द पर मुनहसर और डिपेंडेंट और निर्भर नहीं है। उसकी वजह से ये जो आज मुश्किल है वो एक गतिरोधक या स्पीड ब्रेकर की हद तक है, न किसी बैरियर की हद तक जो डायरेक्शन चेंज करवाएगी। ये बहुत अहम बात है कि इससे झटका ज़रूर लगा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान जिस रास्ते पे बढ़ रहा है वहाँ पे कोई मुश्किल हो। पर इसमें एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जो नाम आ रहे हैं, मोहम्मद मुखबर का नाम आया, वो उपराष्ट्रपति हैं और वो उनकी जगह लेंगे इब्राहिम रईसी की, लेकिन चुनाव भी होने हैं यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 50 दिनों के अंदर। तो एक इंटरनल पावर स्ट्रगल की भी बात है, कुछ और नाम भी जो जब जैसा अक्सर होता है कि किसी बड़े लीडर के गुजर जाने के बाद एक इंटरनल टकराव, वहां की घरेलू सियासत जो है वो इस वक्त कितनी स्टेबल है? इस वक्त यहाँ की जो अंदरूनी सियासत है वो वैसे भी यहाँ पर जब से इस्लामी इनकलाब आया है 45 साल पहले, ज़्यादातर स्टेबिलिटी ही है अंदरूनी सियासत के माहौल में, और उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है। इस वक्त मेरा जजमेंट ये है कि इस वक्त स्टेबिलिटी और स्थिरता की जो कैफियत है वो आम दिनों से बेहतर है। तो इसलिए इस वक्त जाहिर सी बात है 50 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो इलेक्शन होना है, तो यकीनन कैंडिडेट्स आएंगे, उनके दरमियान कंपटीशन होगा। लेकिन शायद वही कंपटीशन का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब होगा। पावर स्ट्रगल जैसा लफ्ज़ या टर्म जो है वो कोई एक गंभीर स्थिति की तस्वीर मंजरकशी करता है, जो मैं एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें कमर आगा साहब एक हमें बताया सैयद आकिफ जैदी ने कि स्टेबल है ईरान और किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं, और हम जानते हैं कि वहाँ पे जो तमाम फैसले हैं वो सुप्रीम लीडर अली खमेनी ही लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति रईसी का जाना क्या असर डालता आपको नज़र आता है? ख़ास करके अगर हम ये देखें कि इस इलाके में पहले से एक डिस्टर्बेंस है और ईरान और इजराइल एक तरह से सीधे टकराव में उलझे हुए हैं, तो ये जो क्षेत्र टकराव से जूझ रहा है उसमें ईरान का जो एक पॉलिटिकल और कूटनीतिक जो बैलेंस बना हुआ है उस पर क्या असर हो सकता है, या इस इलाके में नेबरिंग जो उसके एलाइज हैं ईरान के? नगमा, दो बातें हैं। ईरान में जो प्रेसिडेंसी है वो कई टियर में बटी हुई है। ये सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जितना है वहाँ IRGC या रिवोल्यूशनरी गार्ड या सेना जो होती है वो करती है, और फिर उसके अलावा ये रहता है सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने मसले हैं वो डील करते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे मसले होते हैं, डिप्लोमेटिक मसले जितने होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद डील करता है।
तो वो प्रेसिडेंट रईसी बहुत समझता हूँ कि बड़े शानदार तरीके से काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। उन्हीं ने सऊदी अरेबिया से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छी दोस्ती हो गई, ताल्लुकात बढ़े। फिर उसके बाद उनके रिश्ते बिगड़ गए थे वहां से अजरबैजान से। मरने से कुछ ही पहले उन्हीं ने अजरबैजान से भी अपने अच्छे रिश्ते बनाए, भारत से भी चाबहार का मसला हल किया, और इस तरीके से लगातार वो अपने जो दायरा था फ्रेंडशिप का वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे साउथ अफ्रीका और इन तमाम देशों के साथ मिलके। और फिर उसके अलावा ये भी था कि रईसी के जाने से एक बड़ा खला तो जरूर है, एक बड़ा लीडर वो बन गए थे, एक बड़ा अच्छा समन्वय बन गया था प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं सुप्रीम लीडर और सेना के बीच में, वहां की यानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। जी। वो उसमें कमी आई। अब 50 दिन के इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन बाद नई गवर्नमेंट आएगी। ईरान काफी हद तक इंटरनल मसलों में घिरा रहेगा। अब वो किस तरीके से उसको पूरा निकाल, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान में जब क्राइसिस आती है तो उनके यहाँ नेशनलिज्म बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत डीप रूटेड है। अकेला पर्शियन मुल्क है तो सब फौरन यूनाइट भी बहुत हो जाते हैं। मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो बने रहेंगे, और अब उसके अंदर डिबेट डिस्कशन भी होगा, इसलिए कि जो जो जी, एक आखिरी सवाल इसमें ये पार्टीज जोड़ना चाह रही थी, आपसे समझना चाह रही हूँ कमर आगा साहब, कि इससे एक जो साजिश की बात उठने लगी क्योंकि इस इलाके में एक तनाव रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अंदरूनी बाहरी, इजराइल का नाम, इजराइल ने साफ मना किया, ईरान ने भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, पर क्या इसे बस इतना सिंपली देखा जाएगा, या आपको लगता है कि इस इलाके में जहां पहले से एक डिस्टर्बेंस है गाजा इजराइल के जंग की वजह से, उसमें इसके मतलब और भी हो सकते हैं, असर और भी हो सकते हैं, खास करके जो ईरान के जो प्रॉक्सी या जो एलाइज हैं, लेबनान, सीरिया, यमन, इसमें जो विद्रोही गुट मौजूद हैं, वो इसे कैसे देखेंगे? उनके लिए उनके रईसी के बड़े अच्छे रिश्ते थे इन सारे गुटों के साथ, लेकिन मेजर रिश्ते जो होते थे उनके वो वहां पे रेवोल्यूशनरी गार्ड या दूसरे जो फोर्सेस थे उनके साथ होते थे, डे टू डे कोऑर्डिनेशन। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ईरान एक बड़ा रोल खुल के हमास के खिलाफ था, खुल के हमास के तायद कर रहा था, तो इस वजह से शुबा भी होने लगता है कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, किसी ने इंटरनल या एक्सटर्नल, इस बातों पे शुबा होता है। लेकिन क्योंकि इजराइल ने मना किया है, ईरान का भी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर था बेल कंपनी का, इसके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते थे सैंक्शन की वजह से। वो सारी बातें आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी। दूसरी बात ये कि रईसी एक मुस्लिम जगत के बहुत बड़े लीडर बन गए थे, क्योंकि वो हमास को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह से कोई मुस्लिम लीडर उसके समर्थन में नहीं आया था, ना अरब ना नॉन अरब। इसकी वजह से मुसलमानों में एक जनरल पूरे ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी में एक अफसोस की लहर फैल गई है, इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये एक मुश्किल वक्त है इस वक्त ईरान के लिए, संकट का वक्त है, क्योंकि न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि उनके साथ में कई और अहम लोग जिसमें उनके विदेश मंत्री शामिल थे, मारे गए इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, और इसका असर वहाँ की स्टेबिलिटी पे और आसपास कैसे पड़ता है, ईरान के लिए एक मुश्किल वक्त है। सैयद आकिब ज़ैदी और कमर आगा साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।